सन 1857 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया तो कैप्टन विलियम हिडसन तकरीबन 100 सिपाहियों के साथ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए शहर से निकले। जब कैप्टन हिडसन ने हुमायूं के मकबरे का रुख किया तो उस वक्त तक दिल्ली की सड़कों पर मौजूद किसी भी बागी ने उन पर गोली नहीं चलाई। विलियम हिडसन को यकीनन इस बात की फिक्र थी कि हुमायूं के मकबरे के आसपास मौजूद लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही खुद को कब्र के करीब मौजूद खंडरात में छुपा लिया। अमरपाल सिंह ने हाल ही में 1857 की बगावत पर दी सीज ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का मुहासरा नामी किताब तहरीर की और फिलहाल वो लंदन में मुकीम है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हिडसन ने मज़ार के मरकजी दरवाजे से मलिका जीनत महल से मुलाकात करने और शहनशाह को हथियार डालने पर आमादा करने के लिए अपने 2 नुमाइंदे मौलवी रजब अली और मिर्ज़ा इलाही बख्श भेजे। बादशाह बहादुर शाह जफर ने अभी तक हथियार डालने का इरादा नहीं किया था। 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। हिडसन को फिक्र लाहक हो गई और सोचने लगे कि शायद इनके आदमियों को मकबरे के अंदर कत्ल कर दिया गया है, लेकिन फिर हिडसन के नुमाइंदे ये पैगाम लेकर बाहर आए कि बहादुर शाह जफर सिर्फ हिडसन के सामने हथियार डालेंगे, और वो भी उस वक्त जब हिडसन बजाते खुद जनरल आर्चडेल विल्सन के वादे को उनके सामने दोहराएंगे, और वो वादा ये था कि बादशाह की जान बख्शी कर दी जाएगी। बादशाह बहादुर शाह जफर ने पुराने किले में पनाह ली। अंग्रेज़ों को शुरू से ही इस बात पर उलझन थी कि बहादुर शाह जफर को किसने और कब जान बख्शने का वादा किया था। इस सिलसिले में गवर्नर जनरल के अहकामात शुरू से ही वाजे थे कि बागी चाहे कितना ही बड़ा या छोटा हो, अगर वो हथियार डालना चाहे तो उनके सामने कोई शर्त या हद नहीं रखी जाए। इब्तिदा में जब अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए तो शहनशाह ने किला के अंदर अपने महल में रहने का फैसला किया। 16 सितंबर 1857 को खबर आई कि बरतानवी फौज ने किला से चंद 100 गज के फासले पर बागियों के अड्डे पर कब्जा कर लिया है, और वो किले में सिर्फ इसलिए दाखिल नहीं हो रहे कि उनके पास फौजियों की तादाद कम है। 19 सितंबर को बादशाह ने पूरे खानदान और अमले के साथ महल छोड़ने और अजमेरी गेट के रास्ते पुराने किले में जाने का फैसला किया। 20 सितंबर को अंग्रेज़ों को खुफिया तौर पर इत्तला मिली कि बादशाह बहादुर शाह जफर पुराने किला से निकलकर हुमायूं के मकबरे पहुंच गए हैं। मैंने अमरपाल सिंह से पूछा कि एक तरफ तो अंग्रेज़ बागियों को बेरहमी से फांसी दे रहे थे, लेकिन वो बादशाह जफर की जान बख्शने के लिए क्यों तैयार थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि एक तो बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े थे और वो इस बगावत के बराए नाम रहनुमा थे, दूसरे अंग्रेज़ दिल्ली में दोबारा दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन शुमाली हिंद के दीगर हिस्सों में अभी तक लड़ाई जारी थी और अंग्रेज़ों को खौफ था कि अगर बादशाह मारा गया तो शायद बागियों के जज्बात भड़क उठें। चुनाचे विल्सन ने इत्तेफाक किया कि अगर बादशाह हथियार डाल दे तो उसकी जान बख्शी की जा सकती है। बहादुर शाह जफर ने अपने हथियार हिडसन को सौंपे। विलियम हिडसन ने अपनी किताब 12 ईयर्स ऑफ सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया में एक ऐनी शाहिद बरतानवी अफसर की तरफ से अपने भाई को लिखे गए खत का हवाला देते हुए लिखा कि मलिका जीनत महल हुमायूं के मकबरे से सबसे पहले बाहर आई थीं, उनके बाद बहादुर शाह जफर पालकी में सवार निकले थे। हिडसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। बहादुर शाह जफर ने उनसे पूछा, क्या आप ही हिडसन बहादुर हो? क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हिडसन ने जवाब दिया कि हाँ सरकार, आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अगर आप हथियार डाल देते हैं तो आपकी जीनत महल और उनके बेटे की जान बख्शी कर दी जाएगी, लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं इस जगह कुत्ते की तरह आपको गोली मार दूंगा। फिर बूढ़े बादशाह ने अपने हथियार हिडसन के हवाले किए, जो उन्होंने अपने अर्दली के हवाले कर दिए। बहादुर शाह जफर की नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थीं। शहर में दाखिल होने के बाद बहादुर शाह जफर को सबसे पहले बेगम समरो के घर में रखा गया और MH 61 बटालियन के 50 सिपाहियों को उनकी निगरानी के लिए मुंतखब किया गया। कैप्टन चार्ल्स ग्रिफ्ट इन अफसरान में शामिल थे जिन्हें बहादुर शाह जफर की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब द नैरेटिव ऑफ सीज ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के मुहासरे की दास्तान में लिखा, मुगल खानदान का आखिरी नुमाइंदा बरामदे में एक सादा चारपाई पर रखे गद्दे पर आलती पालती मारे बैठा था। उनकी शक्ल सूरत में कोई अजमत वाली बात नहीं थी सिवाय उनकी सफ़ेद दाढ़ी के, जो कमर बंद तक
पहुंच रही थी। दरमियाने कद के बादशाह अपनी उम्र के 80 साल गुजार चुके थे। वो सफेद लिबास पहने हुए थे और इसी कपड़े की पगड़ी सर पर थी। उनके पीछे दो नौकर मोर के पंखों से बने पंखे से हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। उनकी नजरें जमीन पर जमी हुई थीं। उनसे 3 फुट के फासले पर एक अंग्रेज अफसर दूसरे पलंग पर बैठा था। उसके दोनों तरफ 2 अंग्रेज सिपाही संगीनों के साथ खड़े थे। अफसर को हिदायत थी कि अगर शहनशाह को बचाने की कोशिश की जाए तो वो शहनशाह को वहीं अपने हाथों से गोली मार दें। हिडसन शहजादों की शनाख्त के लिए शाही खानदान के अफराद को ले गया। दूसरी तरफ बादशाह के पकड़े जाने के एक दिन बाद यानी 22 सितंबर को जनरल आर्चडेल विल्सन ये फैसला नहीं कर सके कि जिंदा बच जाने वाले शहजादों के साथ क्या किया जाए जो अभी तक हुमायूं के मकबरे के अंदर मौजूद थे। कैप्टन हिडसन का ख्याल था कि फरार होने की कोशिश करने से पहले उन्हें हिरासत में ले लिया जाना चाहिए। इन शहजादों में बागी फौज के सरबराह मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान और मिर्जा मुगल के बेटे मिर्जा अबू बकर शामिल थे। जनरल विल्सन की रजामंदी से हिडसन ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 100 फौजियों पर मुश्तमिल एक दस्ता तश्कील दिया जिसकी मदद लेफ्टिनेंट मैकडॉवेल ने की। ये पूरी टीम घोड़ों पर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हुमायूं के मकबरे की तरफ रवाना हुई। हिडसन ने शाही खानदान के एक फर्द यानी बादशाह के भतीजों को अपने साथ ले जाने की तदबीर की थी। उनसे वादा किया गया था कि अगर वो उनके नुमाइंदे के तौर पर काम करेंगे और शहजादों को हथियार डालने पर आमादा करेंगे तो उनकी जान बख्शी कर दी जाएगी। उन्हें शहजादों की शनाख्त का काम भी दिया गया था। क्योंकि हिडसन खुद किसी शहजादे को नहीं पहचानते थे, बहुत कोशिश के बाद शहजादे हथियार डालने पर राजी हुए। हिडसन मकबरे से आधा मील पहले रुक गए। उन्होंने बादशाह के भतीजे और अपने सरबराह खुफिया अफसर रजब अली को शहजादों के पास ये पैगाम देकर भेजा कि वो गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दें वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। हिडसन अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके नुमाइंदे को शहजादों को हथियार डालने पर आमादा करने के लिए काफी जिद्दोजहद करनी पड़ी। आधे घंटे बाद शहजादों ने हिडसन को पैगाम भेजा कि क्या वो उन्हें कत्ल ना करने का वादा करते हैं। हिडसन ने ऐसा कोई वादा करने से इनकार किया और गैर मशरूत हथियार डालने का इरादा किया। इसके बाद हिडसन ने शहजादों को उनके पास लाने के लिए 10 सिपाहियों की एक टीम भेजी। लेफ्टिनेंट मैकडॉवेल ने बाद में लिखा, थोड़ी देर बाद तीनों शहजादे बैलों के जरिए खींचे जाने वाले एक छोटे से रथ में बाहर आए। उनके दोनों तरफ 5 सिपाही चल रहे थे। उनके बिल्कुल पीछे 2-3 हजार लोगों का हजूम था। उन्हें देखते ही मैं और हिडसन अपने सिपाहियों को पीछे छोड़कर उनसे मिलने के लिए अपने घोड़ों पर सवार आगे बढ़े। उन्होंने हिडसन के सामने सर झुकाया। हिडसन ने भी सर झुकाकर जवाब दिया और रथ चलाने वालों से कहा कि वो आगे बढ़ते रहें। हजूम ने भी उनके पीछे आने की कोशिश की लेकिन हिडसन ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। मैंने अपने सिपाहियों को इशारा किया और एक ही लम्हे में उन्होंने भीड़ और रथ के दरमियान पोजीशन संभाल ली। हिडसन ने सिगरेट पीकर लापरवाह होने का तासुर दिया। शहजादों के साथ उनके हथियार और बादशाह के हाथी, घोड़े और गाड़ियां भी बाहर लाई गईं, जो गुज़श्ता रोज बाहर नहीं आ सकी थीं। शहजादों ने एक बार फिर पूछा कि क्या उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। हिडसन लिखते हैं, मैंने इसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया और उन्हें अपने सिपाहियों की निगरानी में शहर भेज दिया। मैंने सोचा कि जब शहजादे हथियार डाल चुके हैं तो क्यों ना मकबरे की तलाशी ली जाए। वहाँ हमें 500 के करीब छुपाई गई तलवारें मिली। इसके अलावा बहुत सी बंदूकें, घोड़े, बैल और रथ भी थे। मैकडॉवेल ने कहा कि उनका वहां क़याम अब खतरे से खाली नहीं। फिर भी हम तकरीबन 2 घंटे तक वहां रहे। इस दौरान मैं सिगरेट पीता रहा ताकि उन्हें यह तासुर मिले कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। थोड़ी देर के बाद हिडसन और मैकडॉवेल अपने सिपाहियों से मिले जो शहजादों को उनकी निगरानी में शहर की तरफ ले जा रहे थे। हिडसन ने तीनों शहजादों पर 2-2 गोलियां चलाईं। हिडसन और मैकडॉवेल दोनों ने बाद में लिखा कि शहर वापस आते हुए उन्हें खतरा महसूस हुआ। अमरपाल सिंह का कहना है कि जब वो दिल्ली से 5 मील दूर थे तो हिडसन ने मैकडॉवेल से पूछा, इन शहजादों का क्या करना है? मेरे ख्याल में हमें उन्हें यहीं मार देना चाहिए। मैकडॉवेल ने जवाब दिया। हिडसन ने इन रथों को वहां रुकने का हुक्म दिया। हिडसन ने तीनों शहजादों को रथ से उतरने और अपने लिबास उतारने को कहा। कपड़े उतारने के बाद उन्हें दोबारा रथ पर बिठा दिया गया। उनके जेवरात, अंगूठियां, बाजूबंद और जवाहरात से जड़ी तलवारें भी छीन ली गईं। हिडसन ने रथ के दोनों तरफ 5 सिपाहियों को तैनात किया। फिर हिडसन अपने घोड़े से उतरे और अपने कोल्ट रिवाल्वर से हर शहजादे पर 2-2 गोलियां चलाईं।
वो सब के सब वहीं ढेर हो गए। शहजादों की लाशें अवामी मकाम पर रख दी गईं। जब शहजादों को रथ से नीचे उतरने को कहा गया तो वो बड़े एतमाद के साथ नीचे उतरे। उन्हें एहसास था कि हिडसन अपनी ताकत के बलबूते पर उन्हें मारने की जसारत नहीं कर सकता था। इसके लिए उन्हें जनरल विल्सन से इजाजत लेना होगी। उन्होंने ये सोचकर अपने कपड़े भी उतार दिए कि शायद अंग्रेज उन्हें बगैर कपड़ों के दिल्ली की गलियों में जलील करना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद बादशाह के एक ख्वाजा सरा और एक दूसरे शख्स ने, जिस पर कई लोगों को कत्ल करने का इल्ज़ाम था, फरार होने की कोशिश की, लेकिन मैकडावेल और उसके सवारों ने उनका पीछा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मैकडावेल ने बाद में लिखा, तब तक 4 बज चुके थे। हिडसन इन शहजादों की लाशों को रथ में रखते हुए शहर में दाखिल हुआ। इन लाशों को एक अवामी मकाम पर ले जाकर एक चबूतरे पर लेटा दिया गया ताकि आम लोग इनका अंजाम देख सकें। इनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे। इनकी शर्मगाह सिर्फ चंद चीथड़ों से ढकी हुई थी। इनकी लाशें 24 सितंबर तक वहीं पड़ी रहीं। हिडसन ने एक खत लिखकर एतराफ़ किया कि उन्होंने शहजादों को कत्ल किया। हिडसन ने बाद में अपने भाई को एक खत लिखा, मैंने हुजूम से कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 4 माह कबल ज़बरदस्ती हमारी ख़वातीन और बच्चों को कत्ल किया। सरकार ने उन्हें इनके काम की सज़ा दी है। मैंने खुद उन्हें एक के बाद दीगरे गोलियां मारी और हुक्म दिया कि उनकी लाशें चांदनी चौक में कोतवाली के सामने चबूतरे पर फेंक दी जाएं। मैं जालिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये तस्लीम करना चाहिए कि मुझे इन लोगों को मारने में बहुत खुशी हुई। बाद में रेवरेंड जॉन रोटन ने अपनी किताब दी चैपलेन्स नैरेटिव ऑफ द सेज ऑफ दिल्ली में लिखा, सबसे बड़े शहजादे का कद काठ बहुत मजबूत था, दूसरा इससे थोड़ा छोटा था, तीसरे शहजादे की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होगी। उनकी लाशों की निगरानी के लिए कोक राइफल के एक गार्ड को तैनात किया गया था। उनकी लाशें 3 दिन तक कोतवाली के बाहर पड़ी रहीं, फिर उन्हें निहायत बेइज्जती के साथ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शायद उसकी वजह इंतकाम हो, क्योंकि 3 माह कबल बागियों ने अंग्रेज़ों की लाशें इसी हालत में इसी जगह रख दी थीं ताकि दिल्ली के लोग उन्हें देख सकें। बाकी शहजादे भी पकड़े गए। 27 सितंबर को ब्रिगेडियर शावर्स को एक दस्ते के साथ बाकी बच जाने वाले शहजादों को पकड़ने के लिए भेजा गया। इस दिन शावर्स ने 3 और शहजादों मिर्ज़ा बख्तावर शाह, मिर्ज़ा मेंडू और मिर्ज़ा जवां बख्त को हिरासत में ले लिया। अक्टूबर के अवाइल में शाहनशाह के मजीद 2 बेटों को पकड़कर गोली मार दी गई। इन दोनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बागी फौज की क़यादत की थी और उन पर अंग्रेज़ों के कत्लेआम का इल्ज़ाम था। इसी दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया। जब इन शहजादों को फायरिंग स्क्वाड की तरफ से गोली मारी जा रही थी तो 60 राइफल वालों और कुछ गोरखा सिपाहियों की तरफ से चलाई जाने वाली गोलियां या तो इन शहजादों को लगी नहीं या सिर्फ उन्हें जख्मी कर सकी। लेकिन इसके बाद एक प्रोविस्ट सार्जेंट ने इन शहजादों के सर में गोली मारकर इनकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। लेकिन कर्नल E.L. ओमनी ने अपनी डायरी में लिखा है कि गोरखा सिपाहियों ने जानबूझकर शहजादों के जिस्म के निचले हिस्से में गोलियां चलाईं ताकि उन्हें ज़्यादा तकलीफ पहुंचे और वो दर्दनाक मौत मरें। इस वक्त उन्हें गंदे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी मौत का बहादुरी से सामना किया। सिख रिसालदार ने 2 शहजादों को बचाया, लेकिन बहादुर शाह जफर के 2 बेटे मिर्ज़ा अब्दुल्ला और मिर्ज़ा कुवैश अंग्रेज़ों के चुंगल से बच निकलने में कामयाब हो गए। दिल्ली की ज़ुबानी कहानियाँ उर्दू के मुसन्निफ अर्श तैमूरी ने 20वीं सदी के अवाइल में अपनी किताब किला-ए मुअल्ला की झलकियों में दर्ज किया है। उनमें बताया गया है कि दोनों मुगल शहजादों को एक सिख रिसालदार की निगरानी में हमायूं के मकबरे में रखा गया था। इसी रिसालदार को इन शहजादों पर रहम आ गया। उन्होंने इनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। उसने जवाब दिया कि साहब, हमें वहाँ खड़े होने को कहा है। सिख ने इसे घूर कर कहा, अपनी ज़िंदगी पर रहम खाओ, जब वो अंग्रेज़ वापस आएगा तो वो तुम्हें ज़रूर मार डालेगा। जिस सिमत भी भाग सकते हो दौड़ो और सांस लेने के लिए भी मत रुकना। ये कहकर रिसालदार ने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। दोनों शहजादे मुख्तलिफ सिमतों में भागे। बाद अज़ां मीर कुवैश किसी तरह फ़कीर के भेस में उदयपुर पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां महाराजा ने उनकी सरपरस्ती करते हुए उन्हें 2 रुपये यौमिया तनख्वाह पर अपने पास रखा। हिडसन ने कुवैश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सका। बहादुर शाह जफर का दूसरा बेटा अब्दुल्ला भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आ सका और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रियासत टोंक में इंतहाई गुर्बत में गुजारी। बहादुर शाह के बाकी बेटों को या तो फांसी पर लटका दिया गया
یا طویل سزائیں کاٹنے کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ کچھ شہزادوں کو آگرہ، کانپور اور الہ آباد کی جیلوں میں انتہائی مشکل حالات میں رکھا گیا، جہاں ان میں سے زیادہ تر 2 سال کے اندر ہی مر گئے۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قتل نہ کرنے کا وعدہ پورا کیا۔ انہیں دہلی سے بہت دور برما بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے 7 نومبر سن 1862 کی صبح 5 بجے اپنی آخری سانس لی۔